हेलो टू ऑल ऑफ़ यू गाइस। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श का कविता 5 करने जा रहे हैं जो सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखी है। कविता का नाम है पर्वत प्रदेश में पावस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले कवि के बारे में पढ़ लेते हैं। 20 मई 1900 को उत्तराखंड के कौसानी अल्मोड़ा में जन्मे सुमित्रा नंदन पंत ने बचपन से ही कविता लिखना शुरू कर दिया था। 7 साल की उम्र में स्कूल में काव्य पाठ के लिए पुरस्कृत हुए। 1915 में स्थायी रूप से साहित्य सृजन शुरू किया और सायावाद में प्रमुख संथप के रूप में माने गए। पंत जी की आरंभिक कविताओं में प्राकृतिक प्रेम और रहस्यवाद झलकता है। इसके बाद वह मार्क्स और महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित हुए। इनकी बाद की कविताओं में अरविंद दर्शन का प्रभाव स्पष्ट नज़र आता है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा पाठ प्रवेश पढ़ लेते हैं। पाठ प्रवेश में बताया गया है कि ऐसा कौन होगा जिसका मन पर्वत पर जाने को नहीं करता, पर्वत प्रदेश में जाने को नहीं करता, हिमाचल प्रदेश में जाने को नहीं करता। कि हम सब ऐसे हैं कि हमारा मन पर्वत पर जाने को करता है, वहाँ का सुंदर नज़ारा देखने को करता है। पर कवि जी यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर ऐसा आपको नज़ारा आपके कक्षा में बैठकर ही मिल जाए तो क्या बात है। तो चलिए अब हम आगे अपनी कविता को शुरू करते हैं। अब देखते हैं इसमें हमें क्या नज़ारे मिलते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पर्वत प्रदेश में पावस। पावस का मतलब होता है वर्षा ऋतु। तो चलिए हम शुरू करते हैं कविता। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। अब इसके अंदर कहा गया है कि जो हमारी वर्षा ऋतु है वो हमारे पर्वत प्रदेश पर इस वक्त आई हुई है, कि पर्वत प्रदेश पर इस वक्त वर्षा हो रही है। और वो दूसरी लाइन में यह कह रहे हैं कि हमारा जो पर्वत प्रदेश का नज़ारा है वो मिनटों मिनटों में बदल जाता है, मिनट मिनट में बदल जाता है। कि पल पल कभी वहाँ पर हवाएं चलने लगती हैं, कभी वहाँ पर बारिश आ जाती है, तो कभी सब कुछ ही बंद हो जाता है। तो इन 2 लाइनों में ये कहा गया है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहज दिख सुमन फाड़। अब इसके अंदर कहा गया है, मतलब मेखलाकार का मतलब होता है करघनी। करघनी क्या होता है? करघनी होता है कमर पर बांधने वाला एक आभूषण जो कि लेडीज़ पहनती हैं। और सहस का मतलब होता है हज़ार, और दृक् सुमन का मतलब होता है पुष्प रूपी आँखें। अब इसके अंदर कहा गया है कि जो पर्वत है उनका जो साइज़ है इस वक्त, उनका जो आकार है वो बिल्कुल ही वो कमर पर बांधने वाले आभूषण की तरह है, बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा। तो वो कह रहे हैं अगली लाइन में कि बहुत सी हज़ारों आँखें, नीचे पेड़ खड़े हैं, पुष्प हैं, बहुत सी पुष्प रूपी आँखें उन्हें देख रही हैं कि उनका आकार कितना बड़ा है। तो चलो आगे पढ़ते हैं। अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार। अब अवलोक का मतलब होता है देखना, घूर घूर के देखना। महाकार का मतलब होता है विशाल आकार, बहुत बड़ा। तो अब ये कह रहे हैं कि जो नीचे पेड़ खड़े हैं, बहुत से पेड़ हैं, बहुत से फूल हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, कि वह उन्हें आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं, एक ही बिना पल के झपकाए देख रहे हैं कि उनका आकार कितना बड़ा है। उन तक जाने की कोशिश कर रहे हैं कि काश हम भी पहाड़ जितने बड़े हो सके। तो इस लाइन में ये कहा गया है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। अब ताल क्या होता है? ताल का मतलब होता है तालाब। जिसके चरणों में पला ताल। अब ये कह रहे हैं कि जिसके चरणों में, जिसकी गोद में तालाब पला है, वो देखो कैसा दर्पण सा फैला हुआ है, कितना बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। कि दर्पण का मतलब होता है शीशे जैसा, कि जो पहाड़ हैं, जो तालाब है उसके अंदर अपनी तस्वीरें देख रहे हैं कि वो तालाब देखो कितना बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा विशाल है। तो चलिए अब अगली लाइनें पढ़ते हैं, अगली पंक्तियाँ पढ़ते हैं। गिरी का गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर। अब इसके अंदर कहा गया है कि जो पहाड़ हैं वह देख रहे हैं, वह गा रहे हैं, झरनों का गुणगान कर रहे हैं कि जब उनका पानी नीचे गिरता है तालाब में तो वो कितना अच्छा लगता है। और वहीं दूसरी तरफ जो झरने हैं वह भी पहाड़ों का गुणगान गा रहे हैं, मस्ती में उत्तेज कर, मतलब कि बहुत ही उत्साह से, कि वो भी कितने बड़े हैं, वो भी कितने विशाल हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग बड़े निर्जर। अब झाग का मतलब होता है पानी का झाग, मतलब कि
पानी जैसे कि झरने बहते हैं तो उनका पानी नीचे गिरता है तो नीचे पानी इकट्ठा हो जाता है, वो बिल्कुल झाग जैसा लगता है पर वो असली में पानी ही होता है। झरते का मतलब होता है बहना। अब इसके अंदर कहा गया है कि जो झरने जब बहते हैं ऐसे लगता है मोती की लड़ियाँ नीचे की तरफ गिर रही हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं, और ऐसे बह रहे हैं जैसे नीचे झाग इकट्ठी हो रही हो। तो चलो आगे पढ़ते हैं। गिरिवर के उर से उठ उठ कर ऊंचाकांक्षियों से तरुवर। अब ऊंचाकांक्षियाँ का मतलब होता है ऊंचे उठने की इच्छा, और उर का मतलब दिन। अब इसके अंदर कहा गया है कि जो पेड़ हैं वह जल्दी उठकर जो पहाड़ हैं उनसे ऊंचा उठने की कोशिश करते हैं कि पहाड़ कितने बड़े हैं, हमें भी इनके जितना होना है, इनसे लंबा होना है, पर वह ऐसा नहीं कर पाते। और वह जो पेड़ होते हैं वह यही सपना देखते हैं कि हम कब उनसे ऊपर उठें। तो चलिए अगली लाइनें पढ़ते हैं। है झांक रहे नीरव नभ अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। अब इसके अंदर कह रहे हैं जो नीरव नभ होता है वो होता है शांत आकाश। अब इसके अंदर कहा जा रहा है कि जो पेड़ हैं वो आकाश की तरफ बिना पलके झपकाए देखे ही जा रहे हैं जैसे उन्हें पता नहीं कितनी चिंता हो। तो चलिए अगली लाइनें पढ़ते हैं। उड़ गया अचानक लो भूधर फड़का अपार पारद के पर। अब पारद के पर होते हैं चमकीले पंख, यानी कि बर्फ़ की छत एक तरह से, या फिर झाग किसी चीज़ की, और भूधर का मतलब होता है पहाड़। अब इसके अंदर कहा जा रहा है कि जो पहाड़ हैं वो तो एकदम छुप ही, मानो उन पर कोई सफ़ेद चादर चढ़ गई हो, यानी कि उनके ऊपर बर्फ़ गिर गई और ऐसे लग रहा है जैसे कोई चमकीले पंख उनके आसपास आ गए हैं, तो पहाड़ बिल्कुल छुप गए हैं। तो चलिए अब अगली पंक्तियाँ पढ़ते हैं। रवशेष रह गए हैं निर्झर है टूट पड़ा भू पर अंबर। रवशेष का मतलब होता है सिर्फ आवाज़ का रह जाना। अब इसके अंदर कहा गया है कि सिर्फ झरनों की भी आवाज़ें ही रह गई हैं और पहाड़ भी दिखना बंद हो गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि जो हमारी धरती है उसके ऊपर आकाश गिर गया हो। तो चलिए अगली पंक्तियाँ पढ़ते हैं। धंस गए धरा में सभय शाल उठ रहा धुआं जल गया ताल। अब इसके अंदर सभय का मतलब होता है भय के साथ, और शाल एक वृक्ष का नाम है। अब इसके अंदर कहा गया है कि जो तालाब है वो भी जल गया है, और जो पेड़ हैं वो भी धंस गए हैं, पहाड़ हैं वो भी धंस गए हैं बर्फ़ से। तो जो पेड़ हैं वो बहुत ही चिंता में हैं, बहुत ही डर रहे हैं। तो चलिए, और कह रहे हैं कि बिल्कुल धुआं धुआं उठ गया है। तो चलिए अगला पढ़ते हैं। यो जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्र जल। अब इसके अंदर जलद यान का मतलब होता है एक विमान, और जो विचर विचर है उसका मतलब होता है घूमना। अब इसके अंदर कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे कि जो इंद्र हैं वो अपने विमान में आए हैं और यहाँ पे खेल रहे हैं, बिल्कुल जादू चला रहे हैं अपना, और ऐसे लग रहा है जैसे वो अपना जादू फैला रहे हों और आसपास घूम रहे हों। तो मैं आशा करती हूँ आप सबको यह समझ आई होगी, और हमारी यह कविता ख़त्म हो चुकी है। मैं अगली कविता के साथ जल्दी आऊँगी। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक भी दे दीजिए। सो बाय बाय, टेक केयर।